ओके, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन किस बात को लेके हुआ? व्हाट वाज द रीजन ऑफ रिवॉल्यूशन? फ्रांस की क्रांति। नाउ बिकॉज वहाँ पे एक मोनार्की थी, राजा शासन करते थे। तो फ्रांस में बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर हुए हैं, तो उन्होंने ये पॉइंट रखा कि लोग भी शासन कर सकते हैं। सच इट वाज ए टोटली एलियन आइडिया। ये एक नया आइडिया था कि लोग अगर चाहें तो मिल के शासन कर सकते हैं। नहीं तो पहले तो लोग सोचते थे राजा ही उनको चला सकता है, वो नहीं चला सकते हैं। लोगों की आर्मी हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, जैसे इंडिया में है, लोगों का बनाया हुआ प्रतिनिधि। ऐसा तो सच आइडिया केम। और इस तरीके का जो आइडिया है उसमें फीमेल ने, औरतों ने बहुत योगदान दिया। इसकी चर्चा की गई। बाद में जैकोबिन्स क्लब बने, उसमें लोग चाय पर इस पर चर्चा करते थे, अलग अलग क्लब में चाय पीते समय, कि हाँ ऐसा हो सकता है, इस राइटर ने ऐसा कहा। तो प्रेस भी आ गया था, जिससे मीडिया, लोगों के प्रिंटिंग मीडिया आ गया था, तो लोगों तक बात पहुंची और रिवॉल्यूशन आया फ्रांस में। और अल्टीमेटली फ्रांस एक ऐसा कंट्री बना कि जिसमें सबसे पहले डेमोक्रेसी आ गई। ये करीब 1870 में फ्रांस डेमोक्रेटिक हो गया। तो उससे फिर दूसरे कंट्रीज़ जो थे वहाँ पर भी डेमोक्रेसी आगे बढ़ी। एक पेंटिंग बनाई थी फ्रेडरिक सैरियू ने। उसने दिखाया कि कैसे फ्रांस दूसरे कंट्रीज़ को लीड कर रहा है और उनको डेमोक्रेटिक पाथवे दिखा रहा है। ऐसी एक पेंटिंग बनाई गई फ्रेडरिक सैरियू ने कि एक स्वतंत्रता की, दैट इज़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। जैसे अमेरिका में आपको मालूम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से लोग गुजरते जाना, ये एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो ये मूर्ति हैं, इनके सामने से लोग गुजरते जा रहे हैं और अपना झंडा ले ले करके। तो सबसे आगे ये देखो, ये डिफरेंट फ्लैग्स दिख रहे हैं आपको, ये फ्लैग्स। तो एक एक सबसे पहले सबसे आगे कौन निकल गया है? अमेरिका। अब उसके बाद अगला निकलने वाला कौन सा है? फ्रांस। तो क्या बात मैंने ये आपको बताई थी कि अमेरिका को किसने फ्री कराया ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से? फ्रा, फ्रा, फ्रांस नहीं तो कराया था। तो वो फ्री हो गया, वो इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। उसके बाद अब फ्रांस है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, और यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज सब लाइन लगाए हैं। और एक एक करके वर्ल्ड में हर जगह फ्रीडम कौन बांटने वाला है? फ्रांस। सो फ्रांस माइट बी ए लीडर। तो फ्रेडरिक सैरियू ने ये परिकल्पना की थी। और ऊपर से जीसस क्राइस्ट और जो दूसरे और भी परियां हैं, सो या अदर गॉडेस एंड डीटीज, एंजल्स, दे आर गिविंग ब्लेसिंग्स ऑफ फ्रेटर्निटी। ऊपर लिखा है फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। तो वो उनको बोल रहे हैं कि सभी देश आपस में मिलजुल कर रहे हैं। और ये जो सबसे आगे ढेर पड़ा है, ये किसके क्राउन्स हैं? ये किसके सिंहासन के टूटे हुए हिस्से हैं? ये मोनार्की, ये राजा लोगों को ढहा दिया गया है। अब कोई राजा नहीं है और अब लोग शासन करें। ये दिखा रहे हैं कि डेमोक्रेसी आने वाली है पूरे वर्ल्ड में, और कहीं कोई राजा नहीं होगा, सब जगह लोग शासन करेंगे। दिस इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। तो ये पेंटिंग किसने बनाई थी? फ्रेडरिक सॉरियू ने। सो फ्रेडरिक सॉरियू ने सबसे पहले ये पेंटिंग बनाई थी। नाम लिखा है फ्रेडरिक सॉरियू। तो सच वास्तव फ्रांस बिकेम द लीडर ऑफ डेमोक्रेसी, ये बात यहाँ पर बताई गई। अब जरा देखें कि इन 1774 लुई 16 ऑफ बूर्बो फैमिली, 1774 लुई 16, वैसे तो लुई 1 लुई 2 ऐसे करके बहुत राजा हुए, और उन्हीं में जैसे यहाँ पर हुए बाबर हुए, फिर हुमायूं हुए, तो इस तरीके से आगे अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ऐसे बहुत सारे हुए। तो वैसे ही मुग़ल, जैसे यहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी चली, वैसे ही वहाँ पर एक लुई 16 बूर्बो डायनेस्टी का राजा था। सो लुई 6 क्या 18 तक था, ये सही बात। इसका मतलब है आपने देख लिया है, ऑफ द बूर्बो फैमिली।
इसको बोरबॉन है लेकिन बूर्बो पढ़ा जाता है। फैमिली ascended as king of France, तो वो ascended as king, वो राजा बन गया, king of फ्रांस। उसने किसके साथ शादी की एट एज ऑफ 20? बोलो किसके साथ? यस, ही मैरीड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। तो वहाँ पर एक ऑस्ट्रिया था, जहाँ फ्रांस है तो फ्रांस के बगल में ही, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ऑस्ट्रिया है जिसकी राजकुमारी के साथ उसने शादी की। सो लेट अस सी वेयर इज़ ऑस्ट्रिया, कहाँ की प्रिंसेस के साथ उसने शादी की। सो ये देखो, ये है। तो क्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फ्रांस कहाँ है और ऑस्ट्रिया कहाँ? ये फ्रांस दिख रहा है, ये नहीं, ये तो स्पेन है। ये क्या है? ये फ्रांस है और ये ऑस्ट्रिया दिख रहा है। तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया, आप देखो फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों दिखे। कहाँ है फ्रांस? फ्रांस दिखा? ऑस्ट्रिया ये है क्या? बोलो। और ये है फ्रांस। तो फ्रांस के लुई 16 ने किसके साथ शादी की? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिटी के साथ शादी की। सो इन दिस वे ये हुआ। और इट वॉज ए ग्रांड प्रोसेशन, बहुत धूमधाम से शादी हुई। ही मैरीड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। कौन थी प्रिंसेस? मैरी एंटोनिटी। सो मैरी एंटोनिटी के साथ उसने मैरिज कर ली। तो दैट इज़ ये अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ऊपर ग्रेट ब्रिटेन है, एंड फिर इस तरीके से ये इटली होगा नीचे, और फिर यहाँ ऐसे चले जाओगे तो आगे चलने पर यहाँ अफ्रीकन कंट्री पड़ेगा, ये अफ्रीकन कंट्री, फिर इंडिया पड़ जाएगा और फिर आगे रशिया पड़ जाएगा। ये देखो है ऐसा कि नहीं? तो इतना पोर्शन क्या कहलाता है? दिस इज यूरोप। इसको क्या कहेंगे? अच्छा, ये इटली है और यहाँ पर फ्रांस था। ये पोर्शन कौन सा है? और ये इसके इधर क्या था? स्पेन। और इसके ठीक यहाँ बगल में क्या था बताइए? ऑस्ट्रिया। और इसके ऊपर क्या जर्मनी था? जर्मनी। इस तरीके से था। तो फ्रांस ने किसकी राजकुमारी से शादी की? क्या ऑस्ट्रिया से? ठीक है। सो उसने ऑस्ट्रिया की और एक बात और बता दो, क्या यूरोप के ठीक इधर पर इस तरीके से भी कोई कुछ पड़ता है? दैट इज ये। सो ये कौन सा ये है स्टेट? ये अमेरिका है, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। और ये कौन सा है? साउथ अमेरिका। अच्छा, तो ये ब्रिटिश है। यहाँ पर ये कौन सा किंगडम है जो ये दोनों मिलके हैं? ये सब ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन ने उस समय सब जगह स्पिनिंग जेनी और रेल इंजन बन गए थे, तो ये लोग बहुत ही वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होने लगी। इनको कच्चा माल चाहिए था, इनको कॉटन चाहिए था, तो ये लोग जगह जगह से, अब इनको गुलाम भी चाहिए था काम करने के लिए,
तो जगह जगह यहाँ पर कॉलोनी बनाने लग गए। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर, हाँ, ब्रिटिश की भी कॉलोनी थी, ग्रीस की भी थी, फ्रांस की भी थी, सब ने अपनी अपनी कॉलोनी बनाई, डचेस ने बनाई, अलग जितने भी थे, स्पेन की कॉलोनी थी, सभी लोग, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत डेवलप हो गए थे, क्योंकि सब जगह क्या हुआ, ये थॉमस अल्वा एडिसन ने जो ये कॉलोनी का मतलब है वहाँ पर जा करके अपनी फ़ौज को छोड़ देना और वहाँ के लोगों से काम लेना और अपना ही डोमिनेशन कर लेना। जैसे भारत में ब्रिटिश के लोग आए और उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किए कि बिजनेस के अधिकार पा लिए कि मुझे यहाँ बिजनेस करने की इजाज़त दी जाए राजा से, तो जहांगीर ने इनको दे दिया था। अच्छा, यहाँ आने के बाद इन्होंने क्या किया, बिजनेस के नाम पे बोला कि हम अपना सामान रखने के लिए कुछ फोर्ट बनाना चाहते हैं, किले, जिससे कि हमारा सामान कोई लूट ना सके, और उसके बदले में वो महंगी महंगी चीज़ें यूरोप से ला ला करके जहांगीर को देते थे। तो जहांगीर ने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप लोग किले बनाइए, और किला बनाने के बाद इन्होंने वहाँ हथियार रखना शुरू कर दिया। अच्छा, वहाँ पर जब बहुत बड़े बड़े वेपन्स और तोप और बंदूकें रखना शुरू कर दी, तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बड़े एरिया में कब्जा कर लिया, और अब इन्होंने कोई टैक्स भी नहीं दिया। जैसे जहांगीर को टैक्स देना था तो वो उस रीजन को हथियाते चले गए और उस टेरिटरी को अल्टीमेटली कब्जा कर लिया, वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। इसको कहते हैं कोलोनाइजेशन, कि खुद की कॉलोनी बना ली, वहाँ पर एक एक करके पूरा टेरिटरी कब्जे में कर लिया। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, इन्होंने ऐसा क्यों किया कि वहाँ से वो जितना भी कॉटन है, जितना भी कोयला है, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए कोयला चाहिए कि नहीं, ट्रेन चलाने के लिए, वो सारा जहाज़ों में भर भर के यूरोप में भेजें, अपने देशों में, और वहाँ से उससे कॉटन के कपड़े बनाएं और इन्हीं जगहों पर महंगे दामों पे बेचें। वो डबल फ़ायदा चाहते थे, एक तो कॉटन मुफ्त में अपने देश में भेज रहे हैं, और फिर यहाँ के लोगों को अपना बनाया हुआ कपड़ा, क्योंकि मशीन से तो झटपट तैयार हो जाएगा कपड़ा, और ये कपड़ा बेचेंगे तो उससे तो 90% मुनाफा, रेवेन्यू बहुत मिलता था। तो इस तरीके से इन्होंने दूसरे देशों के खजाने को खाली कर दिया था। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इसमें किसने कॉलोनी बनाई थी? ब्रिटिश ने। और फिर किसने खाली करवाई? फ्रांस चाहता था कि ब्रिटिश का फ़ायदा ना होने पाए, ये ब्रिटिश था। तो फ्रांस क्या चाहता था कि हम अपनी कॉलोनी बना लें या ब्रिटिश को हम उनके प्रभाव से मुक्त कर लें, तो ये ब्रिटिश है। सो इसलिए फ्रांस ने अपनी ट्रूप भेजी सो दैट इट कुड फ्री द अमेरिका फ्रॉम ये ब्रिटिश इफेक्ट, सो ब्रिटिश इफेक्ट से आज़ाद करा सके, इसलिए फ्रांस ने यहाँ पर अपनी ट्रूप्स भेज दी। अच्छा, ट्रूप्स भेजने में खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए फ्रांस को इसमें बहुत पैसा, 2 बिलियन लिब्रे, उस समय की जो करेंसी थी उसका क्या नाम था, लिब्रे। तो लिब्रे था, तो फ्रांस के ऊपर एक कर्ज आ गया, दैट इज़ 2 बिलियन लिब्रे का उसके ऊपर डेप्ट आ गया। तो ये चीज़ जब लुई 16 राजा बना तो उस समय फ्रांस बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ था, 2 बिलियन लिब्रे का। तो इस तरीके से हमने आपको ये कई कंट्रीज़ दिखा दिए हैं कि ये जो अलग अलग स्टेट्स थे, जैसे मैंने आपको स्पेन की स्थिति बता दी, ये बता दिया, ये है फ्रांस, ये ऑस्ट्रिया, ये क्या है, क्या जर्मनी है, और ये क्या है, ये ग्रेट ब्रिटेन है, और ये क्या नीचे क्या बताया हमने आपको, इटली है। जैसे ये देखो, ये इटली है, ये पोर्शन नीचे का, सो दिस इज़ इटली। सो देयर वर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ, ये प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं। फिर ग्रीस भी था, तो ग्रीस भी दिखाया जा सकता है, ये इटली है। अब देखो, तो दूसरी बात, इसने मैरी एंटोनिटी से शादी की। नाउ व्हेन ही बिकेम किंग, ही फाउंड हिज ट्रेजरी एम्प्टी, उसने अपना राजकोष खाली पाया। व्हेन ही बिकेम किंग, देन ही फाउंड हिज ट्रेजरी। तो ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही।
empty. Also he has a lavish lifestyle in Prince of Versailles. उसका Prince of Versailles देखा है, पूरा सोने से मढ़ा हुआ है। क्या क्या बताओ? सर वो पैलेस कहाँ पर था? वर्सलीज में सर वो तो वर्सलीज भी नाम था ना पैलेस। शहर है वर्सलीज में। वर्सलीज में 2 पैलेस थे, एक तो प्रिंस ये पैलेस ऑफ वर्सलीज और ट्यूलरीज, दोनों उन्हीं के थे। ज़्यादा भव्य ये था वर्सलीज, और एक ट्यूलरीज भी था। तो उस तो छोटा था क्या? थोड़ा इतना भव्य नहीं था जितना ये लोग इसी में रहा करते थे। जो पहले के किंग थे उन्होंने ट्यूलरीज बनवाया था, लुई 14 तक ट्यूलरीज में रहे, फिर लोगों ने सोचा हम और भव्य बनाएं, तो 14 के बाद से 15 ने एक नया महल बनवाया, 16 भी उसमें रहा, फिर और आगे वाले भी रहे, तो 2 महल वहाँ बने। आल्सो दे हैव लेविश लाइफ स्टाइल इन पैलेस ऑफ वर्सलीज। आल्सो they had lavish lifestyle in पैलेस ऑफ वर्सलीज। तो 1-2 बार जब आप उसे देखोगे तो आपको पता चलेगा, फिर से वीडियो देखोगे तो फिर नए डिटेल्स पता चलेंगे, क्योंकि उसमें हमने लिख भी दिया है। सो वर्सलीज ये नाउ देयर वाज एस, जो उनका ट्रीजन था, जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी। सो देयर वाज ए नीड टू इम्पोज मोर टैक्सेस ऑन द थर्ड स्टेट। तो उस समय फ्रांस 3 स्टेट में डिवाइडेड था। एट दैट टाइम फ्रांस की क्या पोजीशन थी, सोशल डिवीजन कैसा था एट दैट टाइम? नहीं एट दैट टाइम किसको नहीं देना पड़ता था? वो लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे। एट दैट टाइम फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू, फ्रांस या फ्रेंच सोसाइटी भी कह सकते हो, सोसाइटी डिवाइडेड थी। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। ठीक है, तो वो बोलो फ्रेंच होना चाहिए, अब मैंने फ्रांस लिख दिया है, फ्रेंच लिख लो। तो फ्रेंच सोसाइटी वो कौन कौन से हैं आप अपनी बुक में देखोगे। हाँ, ये एक पेज पे लिखा है, आप अपने इसे बुक में देखोगे तो मिल जाएगा, किसी पेज में दिया हुआ है। इसमें पेज नंबर 4 देखो, सूर्यांश ने बता दिया। तो 3 स्टेट कौन कौन से थे? पहला स्टेट क्लर्जी। क्लर्जी कौन लोग होते थे? क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब पादरी लोग, पोप, और जो चर्च की नन है, या वहाँ पर जो भी कोई भी जो वहाँ पर बाइबल का इन सब का करता है, जो चर्च की देखभाल करते थे, उनको क्लर्जी कहते थे। सो जो बाइबल और इन सब को, क्योंकि सब क्रिश्चियनिटी वहाँ थी, तो ये फर्स्ट स्टेट थी। अच्छा, उसके अंडर में कौन आता था? नोबिलिटीज का मतलब दरबारी, नोबिलिटी, राजा के सारे रिश्तेदार, उनको जगह जगह उसने ज़मीन बांट रखी थी। और नोबिलिटीज़ के साथ ही साथ उसकी सेना, इसमें किंग आ जाएगा, रिलेटिव्स आ जाएंगे, मिनिस्टर्स आ जाएंगे, एंड ट्रूप्स भी बहुत, ट्रूप्स को भी खूब अच्छा खासा पैसा दिया जाता था। तो ये सारे के सारे लोग, बोलो। पुरोहित सबसे ऊपर क्लर्जी में, वो जो रिलीजियस काम करे वो। सो इट इज़ मिनिस्टर्स एंड ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब सेना, ये सब नॉबिलिटीज़ में आती थी। अब देखो ये कौन सा स्टेट बना, क्या ये सेकंड स्टेट था? रिलेटिव्स, मिनिस्टर्स एंड ट्रूप्स।
ये सब आते थे। और जो थर्ड स्टेट थी उसमें कौन कौन से आते थे? सर बिजनेसमैन, थर्ड पीपल, स्टेट में भी 3 अलग अलग डिवीजन थे। नॉन बिजनेसमैन थे। देखो अलग अलग डिवीजन है इसमें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टीयर का डिवीजन है। जो सबसे ऊपर है वो कौन है? जो ज़्यादा टैक्स देते थे, बिग बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, या फिर मर्चेंट, बड़े बड़े व्यापारी जो दूसरे देशों में जाके व्यापार करते थे, या कोर्ट ऑफिशियल्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सभी लोग आते थे। और सेकंड में कौन कौन आते थे? सेकंड में पीजेंट एंड आर्टिसन, किसान भी उस समय पावरफुल थे। तो इसी का सेकंड, यानी ये थर्ड स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी 3 डिवीजन थे, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो थर्ड स्टेट में कौन कौन लोग थे? अपर क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में कौन थे? मिडिल क्लास, मिडिल क्लास भी ठीक ठाक काम चला लेते थे, किसान लोग थे जिनकी अपनी ज़मीन थी, पीजेंट। और साथ में आर्टिजन, जो कलाकार लोग थे, मूर्तियाँ बनाना, ये सब आर्टिजन जो मेहनत करते थे। तीसरे में स्मॉल पीजेंट्स, जिनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, जो दूसरे की ज़मीन पे काम करते थे, तो वो स्मॉल पीजेंट थे, लैंडलेस लेबर। सो स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, इनकी दशा अच्छी नहीं थी, तो ये लोअर क्लास थे, तो ये गरीब लोग थे। लेकिन फिर भी ये तीनों मिलकर जो 90% पॉपुलेशन थी वो इन्हीं की थी, और उससे भी ज़्यादा। और ये जो ऊपर वाले थे वो कितने थे? सिर्फ 10%। जो ये थर्ड स्टेट वाले थे, दे पे ऑल द एक्सपेंसेस, टैक्सेस फॉर, ये जो भी खर्च होता था ऑफ क्लर्जी एंड नोबिलिटीज। क्लर्जी और नोबिलिटी को कोई काम थोड़ी ना करना पड़ता था, जो ये टैक्स देते थे उसी पे तो ये मजे करते थे। सो सर क्लर्जी तो करना, बोलो। सर क्लर्जी तो सर राजा के डिसीजंस में हेल्प करता। क्लर्जी वो थे कि वो बोलते थे कि तो तुम्हारे ऊपर जीसस क्राइस्ट का हाथ है, राजा को, तो जिससे कि लोग बोले हाँ ये धर्म का काम हो गया, और वो मना ना कर सकें, क्योंकि वो रिलीजियस सुपरस्टिशंस थे, अंधविश्वास थे। तो क्लर्जी का काम था कि इनको कुछ पैसा दे देना, चर्च के लिए ज़मीन दे देना। राजा जब ऐसा करता था तो ये लोग राजा के जो भी आदेश निकालते थे कि जीसस क्राइस्ट आए हैं और इन्होंने बोला है कि इस राजा को जो नहीं, बारे में अच्छा 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 बोलते थे, तो जिससे पब्लिक के अंदर एक सुपरस्टिशन हो जाता था कि अगर हम राजा को नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है हम अपने भगवान को नहीं मानेंगे, राजा भगवान है, ये लोग ऐसा बोलते रहते थे। उसके लिए उनको पैसा दिया जाता था। तो इस तरीके से जो थर्ड स्टेट है उसमें ये तो टैक्स दे ही नहीं सकते थे, यही लोग टैक्स पेयर थे, हायर टैक्स पेयर। सो थर्ड स्टेट पेज द टैक्सेस, तो यही सिर्फ टैक्स पेयर था। थर्ड स्टेट पीपल वर टैक्स पेयर। जो टैथीज, तो वो धार्मिक कर भी देते थे, और साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्सेस, टैली था और टैथिस, 2 तरीके के टैक्स थे। सो द चर्च टू एक्स्ट्रा डिटेड इट शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टिथेस। जो चर्च कहता था कि मेरा भी टैक्स में हिस्सा है, चर्च कहता था जितना टैक्स आए 10% मुझे ला के दे दो राजा से। सारा टैक्स किसको मिलता था? दिस ऑल टैक्स गोज टू किंग। दिस गोज टू किंग। जो वो लोग उत्पादन करते थे उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। उसका जैसे उन्होंने 100 रुपये कमाया तो उसमें 25 रुपये राजा को दे दिए, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। बाहर से या जहाँ से भी, या जितनी आपने खेती की उसका 25% जो है आप राजा के खजाने में उतने बोरी गेहूँ जमा कर दें। सो द डायरेक्ट टैक्स पेड बाई दीज पीपल, थर्ड स्टेट, इज नोन एज टैली।
by these people. So इसके अलावा भी डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो आप कमा रहे हो, उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स भी है। अगर तंबाकू खाओगे तो आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा, साल्ट लोगे तो अलग से टैक्स देना पड़ेगा, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यानी प्रोडक्ट्स पे भी टैक्स देना पड़ता था कि अगर आपने नमक लिया तो नमक पे भी टैक्स दो, तंबाकू खा रहे हो, टोबैको यूज़ कर रहे हो तो टैक्स दो, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन अपने प्रोडक्ट पे जो टैक्स दे रहे हो, जितना आपने कमाया उसका 25% तो सीधा ही ले लेता था वो। तो उसको क्या कहते थे, बोलो। सर ये तो अभी भी होता है तो जितना हाँ, अब जैसे उतना नहीं है, लेकिन अभी भी इंडिया में भी 30% तक टैक्सेस होते हैं कि जो आप कमा रहे हो, बहुत अमीर लोग हैं, उन्हें जितनी कमाई है उसका 30% देना होता है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, अप टू 5 लाख तक कमाते हैं, उनको टैक्स में छूट है। 5 लाख से ऊपर जो कमाते हैं उनको 10% देना पड़ता है, ऐसे होता है। सर ये बाई 20 के बाद क्या है? क्या तो डायरेक्ट टैक्स बाई 20 बाई दीज इस टैली, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते थे बताओ, टैली। ए पार्ट ऑफ टैली goes to क्लर्जी नेम्ड एज टिथेस। इसका एक जो टैक्स का एक हिस्सा कौन ले लेता था, अ पार्ट ऑफ टैली, उसे कहते हैं धार्मिक कर। रिलीजन के नाम पे वो ले लेता था कि हम तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे। जैसे आप में से किसने बताया कि इसी चीज़ का पैसा, सो बोलिए, थोड़ा तेज बोलो। फर्स्ट स्टेट में आते थे ना क्लर्जी, ए टैली, ए पार्ट ऑफ टैली, जिसको कि क्या कहते थे, टिथेस। टिथेस क्या होता था, क्या ये रिलीजियस टैक्स होता था, रिलीजियस टैक्स गोस टू क्लर्जी। In addition, king gives them a lot of land for making church on the name of church. In addition, king used to give some land on the name of church. तो वहाँ पर वो प्रार्थना करते थे और लास्ट में लोगों से बोलते थे कि हमारा राजा सुखी रहे, ऐसे ऐसे करके। जो लोग तो थर्ड स्टेट के ही सारे प्रार्थना करने पहुँचते थे, तो उससे उनके माइंड को चेंज करते थे। रिलीजियस टैक्स का मतलब है कि धर्म के नाम पे कहते थे कि अगर हमें दो, क्योंकि जो राजा है वो भगवान है। सो इस तरीके से उस समय देयर वाज, ये जो चर्च है, सुपरस्टिशन बहुत था, इग्नोरेंस, अज्ञान बहुत था। तो लोगों के बीच में या जो भी रहता था कि पोप की बड़ी मान्यता थी, लोग धर्म के पीछे भागते थे, धर्म जो कह रहा है वही ठीक है। सो टू मेक रिलीजियस इन देयर फेवर, किंग यूज टू गिव ए लिटिल अमाउंट ऑफ मनी टू देम। उसमें से कुछ पैसा वो उनको दे देते थे जितना चाहते थे, तो जिससे अब वो भी कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि राजा उनके सपोर्ट में है। तो इसलिए जो भी चर्च के नाम पर उनको मिलता था वो ले लेते थे। ठीक है, दैट इज इट ए पार्ट ऑफ टैली गोज टू। इन एडिशन, किंग यूज टू गिव, किंग उनको क्या करता था, किंग यूज टू गिव सम लैंड ऑन द नेम ऑफ चर्च। तो उनको वो कुछ जमीन भी देता था। ठीक है, यूज कर देते हैं। अब आगे देखो कि सर वो जो चर्च था, वो जो तिथे था, वो जो पेजेंट से लेता था, उसमें वो 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो पेजेंट्स निकालते थे उससे ले लेता था ना। ले लेता था। सो अब जरा देखिए कि 25% राजा लेता था, उसमें से 1/10 वो ले लेता था प्रोड्यूस का। तो अब ये सारी चीज़ें थीं। नाउ राजा ने क्या किया, द किंग हैज कॉल्ड
द स्टेट जनरल मीटिंग, तो उसने 1789 में एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की। क्यों बुलाई? सो दैट more taxes can be levied on third state. So King Louis 16 has called ठीक है मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल। इसका क्या मतलब है? जिसमें कि 300 मेंबर्स जो थे वो किसके थे? ऑफ क्लर्जी। 300 मेंबर्स किसके थे? ऑफ नोबिलिटी। एंड 600 मेंबर्स किसके थे? ऑफ अपर क्लास। जो टैक्स पेयर है सबको नहीं बुलाता था। सो थर्ड स्टेट में भी अपर क्लास जो हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, अपर क्लास, उनको बुलाया। अपर क्लास पीपल, ये मीटिंग हुई जो है पैलेस ऑफ वर्सलीज में। ये कहाँ पे मीटिंग बुलाई गई? सो दिस मीटिंग वाज हेल्ड, और कब हुई? इन 1789। इसके पहले जो मीटिंग हुई थी क्या वो 1404 में हुई थी और 300 साल बाद बुलाई गई? बोलो, यानी बहुत दिनों से तो ये मीटिंग बुलाई ही नहीं गई थी, तो ये 300 साल बाद बुलाई गई। अच्छा, ये मीटिंग कहाँ हुई? दिस मीटिंग, क्या इस मीटिंग के डिटेल्स हमने आपको पास कर दिए हैं कि ये जो मीटिंग हो रही है कि कैसे पैलेस ऑफ वर्सलीज में ये मीटिंग हो रही है? क्या आपको हमने फ़ोटो भेजा है? आपके पास होगा, ज़रूर हमने भेजा होगा जिसने वो पिक्चर्स देखे हैं। सो ठीक है, द मीटिंग, दिस मीटिंग वॉज हेल्ड इन पैलेस ऑफ वर्सेलीज। वर्सेलीज की स्पेलिंग बताओ कोई देख के, मुझे लग रहा है इसकी वर्सेलीज। हाँ हाँ, ये ठीक है। और वर्सेलीज, तो वहाँ पर ये मीटिंग हुई। अच्छा, जो थर्ड स्टेट पर्सन्स थे, वर्सेलीज है, वर्सेलीज सही है। हाँ, अच्छा देखो, जो थर्ड स्टेट पर्सन्स रिप्रेजेंटेटिव थे वो 40,000 लेटर लेके पहुंचे थे लोअर क्लास के कि मेरी भी बात वहाँ कह देना। 40,000 लेटर लेके। सो representative of third state reached there। सर इसको इसी में लिखना है ना? हैं? हाँ, चलिए अलग पॉइंट से नहीं होगा। नहीं, इसी तरह से representative of third state reached there with 40,000 letters of lower class and middle class people कि मेरी भी बात आप बता देना। एंड इट इज प्रिसाइडेड बाय लुई 16। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई? वॉज प्रिसाइडेड, प्रेसिडेंट जो होता है वो कहते हैं उसकी अध्यक्षता में हुई, तो प्रिसाइडेड बाय, ठीक है, लुई 16। लुई 16 ने ये मीटिंग की। और जैसे ही मीटिंग में ये लोग पहुंचे, तो क्या आप उस पिक्चर में देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग तो बैठे हुए हैं और थर्ड स्टेट के लोग खड़े हुए हैं? बोलो, जो पहले उसमें दिखाया गया है मीटिंग में कि आमने सामने फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग बैठे हुए हैं और थर्ड स्टेट वाले खड़े। ठीक है, तो नाउ किंग प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस, की और टैक्स बढ़ा दिए जाएं। तो जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो किंग ने क्या किया? किंग इन मीटिंग प्रपोज्ड द आइडिया
इंक्रीजिंग टैक्सेस। अच्छा, टोटल कितने लोग थे? क्या 300 प्लस 300 प्लस 600 थे? तो वन टैक्स वन वैल्यू थी क्या? अब 1200 थे, तो ये वन टैक्स वन वैल्यू था। यानी अगर ये एक वोट देता था, वन वोट की वन वैल्यू थी। प्रिंसिपल क्या था इनका बताइए? एक वोट की कितनी कीमत है? वन वोट वन वैल्यू। तो ये बताओ, अगर टैक्स बढ़ाया गया तो क्या ये लोग मना करेंगे? और अगर इसमें से राजा ने 2 आदमी भी मिला लिए तो बताओ कौन जीतेगा? क्योंकि दो आदमी को मिला लेंगे, कहेंगे थोड़ा सा टैक्स बढ़वा दो, बाकी तुम्हारे घर में हम सोना चांदी भिजवा देंगे, तो मान जाएगा कि नहीं? ये जो 600 लोग हैं थर्ड स्टेट के लोग, ये तो फर्स्ट प्लस सेकंड है, ये तो चाहेंगे कि टैक्स बढ़ जाए। और अगर थर्ड स्टेट के 2 आदमी इनकी तरफ आ गए कि ओके टैक्स बढ़ाया जाए, राजा बाद में उनको अलग से पैसा दे देगा, या उनको बोल देगा हम तुमको नोबिलिटी बना देंगे, तुमको दरबारी बना देंगे, तुम हाँ बोल देना, तो वो मान जाएंगे कि नहीं आसानी से? तो सबको मालूम था कि अगर प्रपोजल आएगा तो जीत किसकी होनी थी बताओ? ये वाले जीतेंगे, ये हार जाएंगे, क्योंकि फ्यू इसमें से इसमें आ जाएंगे। सो किंग इन मीटिंग प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स। थर्ड स्टेट उसने क्या किया? डिनाइड दिस प्रपोजल। उसने कहा ये नहीं होगा, और उसने वोटिंग नहीं होने दी। उसने कहा वोटिंग नहीं की जाएगी और ये नहीं है, क्योंकि आप लेटर्स देखो, लोग पहले से ही कितने मुश्किल में, अब और टैक्स बढ़ा रहे हो। तो थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने, फिर वो वहाँ जाएंगे तो लोगों को क्या जवाब देंगे कि वो वहाँ किस लिए गए थे और उन्होंने क्या किया? लोग तो पूछेंगे ना उनसे। तो उन्होंने अपनी बात रखी। सो थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया बताइए? हाँ, representatives denied this proposal and walked out from voting। उन्होंने वोटिंग ही नहीं होने दी, नहीं तो राजा कहता वोटिंग हो गई है, अब हम जीत गए हैं, अब तुम अगर नहीं दोगे टैक्स तो फिर हम अपने ट्रूप से मरवा देंगे। उन्होंने कहा वोटिंग ही नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये लोग जीत जाएंगे, 2-4 लोग तो मिल ही जाएंगे इनकी तरफ। सो एंड वॉकड आउट, वहां से तुरंत चले गए बिना वोटिंग किए। वॉकड आउट फ्रॉम जनरल असेंबली ऑफ स्टेट जनरल। सो जो भी ये मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, तो इनसे चले गए फ्रॉम मीटिंग। और मीटिंग से जाने के बाद वो कहाँ इकट्ठा हो गए? क्या वो उसी वर्सली शहर के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए? मीटिंग एंड, ठीक है, असेंबल्ड। क्या ऐसा कोई पिक्चर आपके में दिखाया गया है? असेंबल्ड इन टेनिस कोर्ट। देखो सूर्यांश ने बिल्कुल सही बताया है। आप लोग पेज नंबर 9 में सबसे ऊपर देख लो, इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एबी सेइज और मीरा बियू के नेतृत्व में ये मीटिंग हो रही है। 2 लोग जो थोड़ी ऊंचाई पे खड़े हैं, एक मीरा बियू खड़ा है बीच में, और एक एबी सेइज साइड में जो खड़ा है, राइट साइड में। 2 लोग कुर्सी पे खड़े हैं। जो असेंबल्ड इन टेनिस कोर्ट, हमने इन दोनों की फोटो आपके पास भेज दी है कि असेंबल्ड इन टेनिस कोर्ट, एंड वहाँ पर इन्होंने क्या किया? 600 लोग हैं ये टोटल मिला के। एंड फॉर्म्ड नेशनल असेंबली, एक नई चीज़ बना ली। स्टेट जनरल को उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, स्टेट जनरल बेकार है, और नई चीज़ क्या बनाई? नेशनल असेंबली बना ली। राष्ट्रीय आयोग का गठन कर दिया, नेशनल असेंबली। दिस मीटिंग वॉज लेड बाई, इसमें एक राज परिवार का भी हिस्सा था, बूर्बो फैमिली का। हाँ, दिस मीटिंग वॉज लेड बाई, किसने इसको लेड किया, प्रतिनिधित्व किया? बाई मीरा बियू।
सो देखो उसी के 8th पेज में नीचे से चौथी लाइन में मीरा बीयू लिखा है, पढ़ो मीरा बीयू। तो नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन ये मीरा बीयू, ए पर्सन ऑफ नोबल फैमिली, एबी एबी सीज ऐसे कुछ नाम है। सो ए पर्सन ऑफ नोबल फैमिली, जो कि किसका सपोर्टर था, ये देखो, द पर्सन ऑफ नोबल फैमिली हु रिजेक्टेड ऑल प्रिविलेजेस ऑफ नोबल फैमिली। वो कहता था मुझे कोई राजशाही नहीं चाहिए, ये सब गलत हो रहा है। सो हु वाज सपोर्ट, हाँ, जबकि वो राजा के परिवार का था। सो हु वाज सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कि वो सोचता था लोगों का शासन हो, क्रेसी, एंड डिनाइड ऑल नोबल प्रिविलेजेस, सारे उसने अपने अधिकार छोड़ दिए थे, एंड डिनाइड ऑल प्रिविलेजेस। तो एक तो मीरा बीयू था और दूसरा कौन था, एबी, हाँ, एंड एबे सेई। अच्छा, इसके बारे में अभी तो बताया नहीं गया है कि दूसरा कौन था, लेकिन हम आगे चल के देखेंगे कि ये भी एक बहुत, बोलो बोलो, वो एक प्राइस था। कौन था, प्रीस्ट था, यानी वो एक पादरी था, वो प्रीस्ट था, तो वो पादरी था, वो क्लर्जी था, तो क्लर्जी और एक नोबेलिटी भी वहाँ आ गए, तो लोगों को सपोर्ट मिल गया कि नहीं, कि भाई हमारे साथ तो क्लर्जी और ये है। और उन्होंने मीटिंग की, और जानते हैं क्या किया, कि वहाँ पर सिंबल दे दिया फ्रांस फ्लैग का। फ्रेंच फ्लैग आपको मालूम है ट्राई कलर्ड है, जिसमें ब्लू कलर, रेड कलर और वाइट कलर है, तो तीन कलर हैं। और वहाँ की मैरियानी, तो एक इस तरीके की एलिगोरी बनाई गई जिसमें ये दिखाया गया कि ये हमारी, जैसे भारत माता होती हैं वैसे फ्रेंच में एक मैरियानी बनाया गया। तो मैरियानी एक वहाँ लेडी थी जो लोगों की मदद किया करती थी। ये कैसे ही तस्वीर बना दी, जैसे भारत माता की तस्वीर किसी ने पेंटिंग कर दी कि भारत हमारी माता है, तो उसी तरीके से मैरियानी वहाँ पर एक ऐसी फीमेल लेडी का चित्रण किया गया जो लोगों की मदद करती थी। तो इसको राष्ट्र के नाम पर, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र यही फ्रांस है, ये उसी की तस्वीर है। देश को माँ मान लिया गया। नेशनल असेंबली ने कहा कि राजा का शासन नहीं होगा, लोगों का शासन होगा, और उसने कुछ सिंबल्स दिए। क्या सिंबल दिए, कि मैरियानी हमारी फ्रांस की देवी है और ये लोग उसका अपमान कर रहे हैं, राजा लोग, इन्हें हटना होगा। और उन्होंने क्या कहा, वहाँ पर उन्होंने एक ओथ ली और उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी। अभी भी ये लोग पूरी तरीके से ये सोच नहीं पाए थे कि लोग वोट दे करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा बनाया कि जो भी राजा होगा उसे हमारी बात माननी होगी। इसमें ये लिखा गया कि लोगों को जीने, स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार है और उन पर किसी तरीके के टैक्स के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर देखो, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं मैरियानी, जो फ्रांस की, मतलब जैसे भारत माता है तो ऐसे फ्रांस की फ्रांस नेशन है, फ्रेंच नेशन। और एंजल देख रहे हैं, बोलो, पेज नंबर देख लो, 11 है ना, और एक एंजल भी है। और सबसे ऊपर आप ये देख रहे हैं टूटी हुई बेड़ियाँ, मैरियानी ने टूटी हुई बेड़ियाँ ले रखी हैं कि लोग आज़ाद हो गए। एक हाथ में देखो बेड़ियाँ टूटी हुई हैं। और इसी तरीके से और क्या क्या सिंबल इसमें दिख रहे हैं, सबसे बीच में तीर कमान दिख रहा है, सबसे बीच में तीर कमान दिख रहा है, जहाँ लिखा है उसके मिडिल में, उसमें तीर रखी जिसमें जाती हैं एरो। और इसके अलावा देयर आर सो मैनी सिंबल्स जो इसमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। एक ऐसा सांप दिखाई पड़ रहा है जो अपने ही मुंह को खाए जा रहा है, सबसे ऊपर गोल गोल दिख रहा है, अपनी पूंछ को अपने मुंह से ही खा रहा है। ये देखो, ये अभी अगले पेज पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ दिखाई गई। और ये रस्सियाँ हैं जो टूट गई हैं, तो ये, और ये रॉड है,
कि रूलिंग रॉड है, कि इससे हम शासन करेंगे। तो दीज वर द सिम्बल्स, ऐसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया। ये सब नेशनल असेंबली में ही दिखाया गया। अब इसमें आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें दिखाई गई। अगले पेज पे खोलो, क्या टूटी हुई बेड़ियाँ दिखाई गई जो फ्रीडम का सिम्बोलाइज करती हैं। ये द बंडल ऑफ रॉड्स, व्हाट डज इट मीन, कि शक्ति, एकता में शक्ति। इफ़ द पीपल बिकेम यूनाइटेड, और बीच में देखो ट्राई कलर फ्रेंच भी है, कि बंडल ऑफ रॉड का मतलब है कि अगर हम यूनाइट हो जाएं तो राजा कुछ नहीं कर सकता। बोलो। यस सर। ये आई किस लिए दिखाई गई, सबसे ऊपर बनी है, मिडिल में, सबसे ऊपर टॉप में। तो ये शोइंग दैट इज रेडिएटिंग लाइट, इसमें से रोशनी निकल रही है। इट इज़ फॉर नॉलेज, कि अब लोगों को ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। एंड इट इज़ द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस विच हैज़ बीन स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड, and now the light of radiation of knowledge it has came to people, ठीक है, to enlighten the people। बोलो, बात समझ में आ गई कि ट्रायंगल में लाइट, ये डिवाइन लाइट है, कि अब इसमें से लाइट निकल रही, लोगों में नॉलेज आ गई। ये क्या चीज़ है, दैट इज सिंबल ऑफ रॉयल पावर। तो अब ये जो भी है, सच इज़ द सिंबल ऑफ रॉयल पावर, जो कि एंजल के हाथ में आ गई है। वो एंजल अपने हाथ में एक रॉड लिए कि नहीं, और ये सांप अपना मुंह में अपनी पूंछ क्यों डाल रहा है, द स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, सिंबल ऑफ इटर्निटी, कि पूरा फ्रांस एक है, कहीं से वो टूटा हुआ नहीं है। इट इज़ द होल। फ्रांस में इसका ना कभी एंड हुआ है ना कभी बिगनिंग हुई है। फ्रांस जब से धरती बनी है तब से फ्रांस था, और जब तक धरती रहेगी तब तक फ्रांस रहेगा। इटर्निटी का मतलब है शाश्वत है, एफिमरल का मतलब है नश्वर है, कि फ्रांस मर जाएगा। और इटर्निटी का क्या मतलब है, ये लिखा है ना इटर्निटी, कि हमेशा से था और हमेशा तक रहेगा। समझ में आई बात, इटर्निटी। और देखो ये लाल टोपी, दैट इज रेड कैप, किसका है, रेड फ्राइजियन कैप किसका ये प्रतीक है, वॉर्न बाय स्लेव। ये जो जब स्लेव लोग आज़ाद होते थे तो वो रेड कैप पहन लेते थे। इसका मतलब है फ्रांस जो है अब इनकी किंग की स्लेवरी से आज़ाद हो गया है, तो रेड कैप को भी उसमें स्थान दिया गया, सबसे ऊपर रेड कैप बना हुआ है। ये देखो, इट इज़ द नेशनल ट्राई कलर ऑफ फ्रांस, जो कि वहाँ की मैरियानी, बाद में एलिगरी बनाई गई, रूपक बनाया गया, इनको माना गया कि यही फ्रांस है, ये भी उसमें बनाया गया। ये एंजल क्या कर रही है, द विंग्ड वुमेन, दैट इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। ये लॉ है कि सबके लिए लॉ समान है। तो जैसे हमारे यहाँ न्याय की देवी होती है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, पर्सोनिफाई किया गया है कि नहीं, वैसे ही यहाँ पर कानून कोर्ट में होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जस्टिस को पर्सोनिफाई किया गया था एज ए एंजल। और ये लिथोस्फीयर, ये जो लिथोस है, पत्थरों पे क्या लिखा गया है, लॉ टेबलेट, कि दिस इज द लॉ इज सेम फॉर ऑल। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपके में दिखाया भी गया है। अगर आप डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड वुमेन, कि सारे मैन एंड वुमेन ये फ्री हैं और इक्वल हैं, और ठीक है, सबके लिए लॉ समान है। फिर कोई भी ग्रुप या अथॉरिटी हम पर शासन नहीं कर सकता, और हमको पूरा स्वतंत्रता का अधिकार है। सो लिबर्टी कंसिस्ट वॉट एवर इज़ नॉट इंजूरियस टू। स्वतंत्रता आपकी वहीं तक है जब तक कि वो दूसरे को नुकसान न पहुंचा दे। आप इतनी तेज़ी से तो छड़ी नहीं घुमा सकते कि दूसरे के चोट लग जाए। आपको छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या इतनी स्वतंत्रता है कि किसी का सर फोड़ दें। सो योर लिबर्टी इज़ लिमिटेड अप टू दैट एक्सटेंट ओनली, इट शुड नॉट हार्म द अदर्स। अगर ये दूसरे को नुकसान पहुंचाती है तो फिर वो आपकी स्वतंत्रता नहीं है। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड द एक्शंस दैट आर इंजूरियस इन सोसाइटी। लॉ बताता है कि आपको ऐसे काम नहीं करने दिया जाएगा जिससे समाज को नुकसान हो, ठीक है। फॉर ऑल सिटीजन देयर इज इक्वल लॉ, ठीक है, एंड इट इज़ टू बी एक्टेड अपॉन बाई देयर रिप्रेजेंटेटिव। सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और उन्हीं से ही लॉ चलेगा, वो जो लॉ बनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ भारत में वोटिंग होती है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वही जा कर के पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं। तो फ्रांस से ही ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है।
नहीं तो हमारे यहाँ भी तो राजाओं का शासन था। नो मैन में बी एक्यूज्ड और अरेस्टेड एक्सेप्ट इन द केस डिटरमाइंड बाय लॉ। नियम के अलावा किसी भी व्यक्ति को कैद नहीं किया जा सकता। बिना नियम के नहीं कैद कर सकते हो कि चलो तुमको जेल कर दी जाएगी। अगर वो लॉ के सामने गुनहगार है, एक्यूज्ड है। सर ऐसा तो पहले भी नहीं होता होगा। पहले तो जब राजा का शासन है तो किसी को भी उठा लो, किसी का भी गला काट दो, जो राजा बोल दे वो लॉ है। अब आपको सुनने में ऐसा लगता है कि नहीं होता होगा, लेकिन पहले तो यही सब चला करता था, तभी तो जगह जगह रिवोल्यूशन हुए। एवरी सिटीजन में स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्रीली, ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एब्यूज़ फॉर सच लिबर्टी। अगर मान लो वो कभी भी कुछ गलत करता है तो उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, अगर वो लॉ को तोड़ता है और फिर उसे सज़ा दी जाएगी। और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स एंड एक्सपेंसेस टैक्स इज़ इंडिस्पेंसेबल। इन्होंने ये भी माना कि फोर्स को मेंटेन करने के लिए टैक्स तो देना ही चाहिए, लेकिन ये सबको देना चाहिए। ये अगली लाइन लिख दी है, इट मस्ट बी इक्वली। ये कह रहे थे कि क्लर्जी को भी देना पड़ेगा अब टैक्स, ये बोल रहे थे नॉबिलिटीज़ को भी देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि टैक्स तो सबको देना पड़ेगा, लेकिन वो कोई बच नहीं सकता उस टैक्स से। सिंस प्रॉपर्टी इज सेक्रेड एंड इनवायलेबल राइट, इसलिए सबको प्रॉपर्टी भी देनी चाहिए। प्रॉपर्टी ये नहीं कि चर्च को तुम 100 एकड़ बांट दो, यहाँ लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है, वहाँ चर्च को आप बांटे जा रहे हो इतना बड़ा एरिया। तो इसलिए जो लैंड है इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल। ये भी बात कही। बोलो अच्छी अच्छी बातें बताई गई कि नहीं। इसके बारे में ये जो एक राइटर थे मारत ने बात बताई। तो रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे जॉन पॉल मारत। तो उन्होंने बताया कि नेशन क्या है, और द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू रिच, कि इट हैज़ गिवन टू रिच। अमीर लोगों को ये अधिकार दे दिया है कि वो गरीबों के बारे में चिंता करें। तो अमीर चिंता करेगा क्या गरीब के बारे में? बोलो। सो द लॉट ऑफ पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड। इस तरीके से तो गरीब कभी उठ नहीं पाएंगे। सो येट लॉ विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज पीपल एग्री टू ओबे हिम। तो इस तरीके से बड़ी पीसफुल मैनर में हम प्रोसेसन निकालें, हम अपनी रैलियां करें और उनके हाथों से ये अधिकार ले लें, नहीं तो गरीब लोग कभी भी उठ नहीं पाएंगे। एंड इस तरीके से एंड व्हेन दे गेट मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स का क्या मतलब होता है? राजशाही। जो राजा लोगों का शासन हो, राजा, उनका बेटा, उनका सामंत, वही लोग आ करके आपको जब चाहे उठा लें, तो उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब आप समझ गए? राजा के लोग आपको उठा लें। बोलो। सर आपने बोला सर आपने बोला हाँ बोलो बोलो। सर आपने बोला ना राजा राजा के लोग अगर उनके घुड़सवार आपको उठा के ले जाएं, राजा के सामंत, राजा के रिलेटिव, तो वही हो गया अरिस्टो। कहीं पर भी जेल में बंद कर दें, कुछ भी करें, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो राजा के लोग हैं। एरिस्टोक्रेसी जब राजशाही चलती है तो रीजन पे बिना रीजन, उस समय रीजन नहीं चाहिए, राजा के यहाँ कोई रीजन नहीं चाहिए। यहाँ तक कि राजा के दरबारी और कोई लोग भी उठवा के आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई लॉ नहीं है। ऐसा होता था। तो इस तरीके से रूल्स फिर आप बोलते रहिए, उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। अच्छा आप ये बताइए कि मोनार्की क्या होती है? एक तो एरिस्टोक्रेसी बताई कि राजा के लोग उठा के ले जाएं। मोनार्की जो राजा करता है, जो राजा बोले वही हो। जो कि पूरी दुनिया पे राज करता है। नहीं नहीं, मोनार्की का मतलब होता है कि जो राजा बोले उसके स्टेट में वही बात हो। एरिस्टोक्रेसी में उसके सामंत लोग भी सब बोलते हैं, वो भी चलता है। जो डेमोक्रेसी होता है। तो मोनार्की का मतलब राजा की बात बोली जाए और वही चले, उसको क्या कहेंगे? जो राजा कहे उसी के आदेश चले, एक आदमी का आदेश, तो उसे क्या कहेंगे? मोनोआर्की। अच्छा आपके घर में पैट्रियार्की है कि मैट्रियार्की? माँ का शासन चलता है कि पिता का? किसकी पसंद के ब्रांड का टीवी आता है? अगर माँ की पसंद का टीवी आएगा तो मैट्रियार्की है, पिता की पसंद का टीवी आएगा तो क्या है बताओ? पैट्रियार्की। और भाई की पसंद का टीवी आ जाए तो फ्रेट्रियार्की। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा,
तो फ्रेट्रियार्की, ठीक है। और इसी तरीके से मोनोआर्की का क्या मतलब, क्या किसी एक का शासन। ये सब मोनोमियल जैसे होता है। मोनोआर्की, पैट्रियार्की पिता का शासन, मैट्रियार्की मम्मी का शासन, और मोनोआर्की किसी राजा का शासन। और एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, अत्याचारी राजा, एकदम पक्का होता है। बिल्कुल अत्याचारी राजा, किम जोन की तरह। उसने रेडियो पे बोल दिया कि आज कोई लाल स्वेटर पहन के नहीं निकलेगा, तो लाल स्वेटर पहन के जो निकलता है गोली मार दी जाती है सड़क पे। सुबह बुलवाता है रेडियो में, रेडियो हमेशा ऑन रहना चाहिए। उसकी पूजा हो जाएगी। पूजा भी करनी पड़ेगी और वहाँ ऐसा शासन चलता है। एब्सोल्यूटिस्ट, वो जो कह रहा है कि अगर सबका हेयर स्टाइल मेरी तरह ही होगा, तो अगर कोरिया में एक भी आदमी का हेयर स्टाइल किम जोन की तरह नहीं हुआ तो गोली मार दी जाएगी। समझ में आई? देखेगा कौन? अच्छा, क्या उसके लोग देखेंगे, उसके सब सैनिक देखेंगे क्या? बोलो। तो वहाँ नहीं चलती है एब्सोल्यूटिस्ट, वहाँ मोनोआर्की चलती थी। क्या चलती थी? नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया ये चाइना के पास है, अभी भी होता है वहाँ पे। अभी तक है, अब तो चल ही रहा है। उसने सबको मरवा दिया। उसके जो वहाँ पर मिलिट्री के सबसे बड़े हेड ने जमाई ले ली। कभी नींद आती तो मुंह खुल जाता है कि नहीं? तो वो वहाँ पर लोगों को एड्रेस कर रहा था, उसने मुंह खोल दिया, जमाई ले ली, तो उसको तोप के सामने रख के उड़ा दिया गया। उसने अपनी बहन को मरवा दिया। हाँ, जमाई यॉइंग, नींद आती तो मुंह खुल जाता है कि नहीं? तो अब वो ऐसा शासन है वहाँ का। तो इस तरीके से उसको एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। बताओ फ्रांस में क्या चल रहा था, बोलिए। सर किम जोंग की तो बहन है। किम जोन तो अभी है ना वहाँ। अच्छा, फ्रांस में क्या चल रहा था, क्या मोनार्की चल रही थी? ये मोनोआर्की थी। तो इन लोगों ने कहा ठीक है हम मोनोआर्की चलने देंगे, लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चले। ओके, अभी ठीक करते हैं। अच्छा, अब देखिए कि क्या चीज़ बोली नेशनल असेंबली ने, किस बात की ओथ ली कि फ्रांस में लोगों के लिए ये सब लॉ चलेंगे, ये लॉ बनाए जाएंगे। और क्या बात बोली कि जो राजा होगा वो किसके बेसिस पे चलेगा, किसकी बात मानेगा? वो क्या वो नेशनल असेंबली की बात मानेगा? तो क्या उसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? संविधान के हिसाब से चलेगा, जो लॉ बोलेगा उसके हिसाब से चलेगा। राजा भी उसके अलावा नहीं चल सकता। तो अगर राजा उसके बाहर गया तो राजा को हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक और बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कर दी कि राजा के नियम नहीं चलेंगे, अब इस नियम से चलेगा। तो इसमें सारी बातें लोगों के हित में कही गई थी। अब जरा आगे देखिए, तो इस तरीके से फ्रांस में क्या सेटअप हो गया, इन्होंने ओथ ली कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला के रहेंगे। अभी भी ये लोग ये नहीं सोच पा रहे थे कि डेमोक्रेसी लाएंगे। वो सोचते थे कि बिना राजा के कैसे शासन चलेगा। पहले के लोगों में ये सोचने की क्षमता ही नहीं थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि राजा तो रहेगा लेकिन संविधान से रहेगा, ये है। तो दे हैव टेकन ओथ, दे ऑल हैव टेकन ओथ फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दे ऑल हैड टेकन ओथ कि कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूशन तो हो, हमें मालूम तो हो क्या सही है क्या गलत है। टेकन ओथ फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, अनुराग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, हाँ बोलो। नेशनल असेंबली जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से
ये बिल्कुल अच्छी बात कही है प्रार्थना ने कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राजा भी कॉन्स्टिट्यूशन को माने और उसको लोगों से मनवाए। तो नेशनल असेंबली नेशनल असेंबली वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बोला इसी पे राजा को चलना पड़ेगा। अब राजा के नियम नहीं चलेंगे, ये जो हमने पत्थर पे लिख दिया यही चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा और राजा इस पे शासन करे। बोला तुम्हारा ही शासन रहेगा, मोनार्की तुम्हारी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन किसका रहेगा? हमारा। सो इन दिस केस क्या होता है कि जो किंग है हैज टू ओबे, हैज टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो उसकी रूलिंग है, रूल्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अपने मन से वो नियम नहीं बना पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? नेशनल असेंबली। उन्होंने कहा अगर आगे चल के हमें बदलाव करने पड़ेंगे इस संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जानते हो? संविधान, लिखित नियम। जो भारत में एक संविधान की किताब है तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसी तरीके से एंड रूल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो क्या ये बताओ, जब इन लोगों ने ये चीज बनाई तो राजा इसे मानेगा? किंग विल किंग फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? राजा तो नहीं मानेगा। जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। क्यों करेगा? 1 मिनट। Okay, now and send to king with their proposal। तो उन्होंने ये ओथ ली और राजा के पास गए and went to king with their proposal। But king had plainly denied। राजा ने तो साफ मना कर दिया। साफ मना कर दिया, प्लेनली डिनाइड। अब जरा देखो उस समय फ्रांस की क्या दशा थी। ये 89 की बात है। तो कुछ परिस्थितियां थी जिससे लोग अब रिवोल्ट पर उतर आए, उन्होंने रिवोल्यूशन कर दिया। तेज करो अपना वॉल्यूम, नहीं तेज है फोन का, बोलो। हाँ बताइए। 92 में उसका गला काट दिया गया था, गुलोटिनाइज कर दिया गया था। तो जो लुई 16 था वो उसका शासन काल कब से कब तक था? 92 तक बोलो। 92 को एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। 89 के बाद उसने एग्री कर लिया था कि हम नेशनल असेंबली जो कह रही उस पर करेंगे। बास्टील पे जब अटैक हुआ, बास्टील की जेल पर, तब लोगों ने अटैक कर दिया, वहाँ से सारे हथियार लूट लिए। तो अभी हम स्थिति की बात करते हैं, 89 में ही तो नेशनल असेंबली हुई थी। कब हुई थी? क्या वो जब राजा बना तो ये लुई राजा बना और 15 साल बाद
यानी 1789 में उसने क्या किया 15 ईयर्स आफ्टर, बताओ क्या उसने नेशनल असेंबली बुलाई? लुई 16 बिकेम किंग बना, और नेशनल असेंबली कब, ये स्टेट जनरल की असेंबली कब बुलाई गई बताओ? असेंबली ऑफ स्टेट जनरल, असेंबली ऑफ स्टेट जनरल कब बुलाई गई? 1789 और नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ बताओ? इसी दिन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल 1789। और इसके बाद बताओ कि बास्तील की जेल पर आक्रमण कब हुआ? उसी के ही आगे 2 महीने बाद हो गया था। बास्तील की जेल पर जुलाई में आक्रमण हो गया था। ये जान लेना, ये 20 जून की बात है। कब की बात है? सर 14 जुलाई 1789 ले में हुआ था। ये तो बता ही दे रहे हैं पहले से ही अगर आप लीक कर दोगे तो सब कैसे चलेगा? 14 जुलाई, ठीक कितने दिन बाद? 25 दिन बाद। 1789 में ही 25 दिन बाद लोगों ने जेल लूट ली। और सिर्फ बास्तील की जेल ही नहीं लूटी, उसके बगल एक और महल था फोर्ट्रेस, उसको भी ध्वस्त कर दिया। सो बास्तील जेल लूटेड। क्या ऐसा कोई पिक्चर आपके में बना है? कैसे ये फिर सूर्यांश ने कैसे बता दिया? ये कहाँ बना है फोटो? अच्छा, सबसे पहले पेज पे बना है क्या? सबसे पहली लाइन है तो बास्तील जेल लूटेड। पैलेस ऑफ वर्सलीज के नहीं था, ये एक गांव के लोगों ने लूट लिया था। क्यों लूट लिया था बताओ? बास्तील की जेल को क्यों लूट लिया? क्या वहाँ के लोग जो नॉबिलिटीज थे तो उनसे परेशान थे। कोई नोबल मैन है जो एक बहुत बड़ा मकड़ा है, और वो एक ये जो पैसा दे रहा है थर्ड स्टेज के लोग, ये क्या इंसेक्ट हैं? और जैसे स्पाइडर किसी इंसेक्ट को अपने जाल में फंसा लेता है, वो इतना सब कुछ दे रहा है, सारा अनाज भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, तब भी इसका चेहरा देखो ये किस तरीके से मुंह बनाए है। तो गरीब आदमी को ये लूट रहा है। जैसे मकड़ा अपने जाल में फंसा के स्पाइडर अपने जाल में फंसा के इंसेक्ट को खा जाता है कि नहीं, इसी तरीके से इनकी तुलना नीचे क्या की गई है? स्पाइडर एंड फ्लाई की गई है। तो इस तरीके से ये बताया गया कि लोग उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई। वर्सलीज लोगों ने तोड़ दी थी। नहीं, वर्सलीज पे कभी अटैक नहीं हुआ, ट्यूलरीज पे हुआ था। वर्सलीज पे कभी अटैक नहीं हुआ। किंग को बंदी बनाया गया, वो सब चलेगा। ट्यूलरीज को तो अटैक किया गया, जलाया भी गया। तो अब ये आपको समझ में आ गया? ट्यूलरीज को तोड़ने की बात आपको देखनी, नेट पे देखनी पड़ेगी। हमने तो आपको वो फिगर दिखा दिया है कि पिक्चर जो है वर्सलीज को नहीं तोड़ा गया। वर्सलीज तो नहीं तोड़ा गया, उसको डैमेज नहीं किया गया। सर आपने बताया था ना कि वो ये जो लोग जाकर सब वो जो मतलब ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, सर 7 लोगों को जेल से छुड़ाया और एक कमांडर को भी मार दिया और महल भी तोड़ दिया। तो वो बास्तील की जेल से छुड़ाया। महल तो ट्यूलरीज का तोड़ा गया। ये अब देखो हमें देखना पड़ेगा, बट ये ट्यूलरीज वाला आपके में नहीं होगा, ये 10th में होगा तो होगा, मुझे नहीं लगता। होगा तो कहीं लिखा होगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा बुक को। ठीक है, देख के ही बता पाएंगे। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, जिसको देखना, वरना हमने बता दिया आपको, ना लिखना है कहीं। जो नहीं बताया है आपकी बुक में नहीं, वो कहीं नहीं लिखना है। समझ में आई बात? तो ये है, तो थोड़ी बहुत एडिशनल कुछ जानकारी हम बता देते हैं, नेट में पढ़ते हैं तो उसी से बता दिया है। नहीं है तो नहीं लिखना है। लेकिन बास्तील की जेल से सहमत हो? बताओ तो ये सब क्यों हुआ, ये बताओ कि ये सब इतनी हिम्मत लोगों में कहाँ से आ गई कि बास्तील की जेल तोड़ दी। जरा आगे देखें। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली, सो
1715 से 89 तक पॉपुलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फूड की कमी आ गई वहाँ पे। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस increased drastically। ठीक है, अप टू 1789 तक बहुत बढ़ चुकी थी, पिछले 50 सालों से बढ़ चुकी थी। सो देयर वाज ए रैपिड डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। क्या आपकी बुक में ऐसा फोटो है जिसमें लोग बेकरी के सामने लंबी लंबी 4 घंटे लाइन लगाते थे ब्रेड के लिए? हाँ, सो देयर द फूड डिमांड दिस, लो ये तो पेज के साथ बता रहे हैं, दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज ऑफ फूड डिमांड। तो फिर अगर मान लो, तो फिर हमने फोटो भेजी है तो उससे आप देख लेना। अगर इसमें नहीं है तो पेज नंबर 20 नहीं है तो फिर हमने आपको भेजी है, उसी से देख लें। 20 है, लिखा है वुमेन क्यूइंग अप एट द बेकरी, और इसका अच्छा फोटो हमने आपके पास भेजा है। ठीक है, सो फूड डिमांड बढ़ गई थी। अब देखो, अब फूड डिमांड बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, एंड द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन तो नहीं बढ़े थे, लोगों को खाना चाहिए था, खाने की प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं। जितनी एकड़ में, 1 एकड़ में जितना अनाज पहले पैदा होता, हाँ, तो इस वजह से, बट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन हैड नॉट इंक्रीज्ड, बट बस्टाइल जेल लूट लिया, उसके हथियार लूट लिए। बट द प्रोडक्शन, तोड़ा भी था, आग भी लगाई थी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, लोगों की डिमांड तो बढ़ गई लेकिन अनाज ज़्यादा नहीं पैदा हो रहा था। सो वाज नॉट इंक्रीज, डिडंट इंक्रीज, तो वो बढ़ नहीं पाई थी। हाँ बोलो, बताओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? पलटे पेज। हो जाए माई तो बता दो, फिर पलटे। सर वो कुछ 3 मिलियन पॉपुलेशन कर गई थी। 3 मिलियन ना, देखो बुक में आपके लिखा है, हम लिख देते हैं, मुझे याद नहीं था इसीलिए हमने नहीं लिखा है। आपने बताया, बुक से बताया तो लिखें। बताओ कितनी पॉपुलेशन बढ़ी थी, बुक से देख के बता रहे हो तो मैं लिख दूं? तो वो फिर हम आगे जब क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे कितनी बढ़ी है। ठीक है, 2 बिलियन लिब्रे का तो कर्ज था, ये बात समझ में आई कि नहीं? 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज आ गया था। चलो आगे की बात देखो, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अब ऐसे समय पे दे वांटेड टू, मिडिल क्लास लोग क्या चाहते थे, पीजेंट्स एंड वर्कर्स वर डिससेटिस्फाइड, क्या वो ऐसी स्थिति से संतुष्ट होंगे? पीजेंट्स, हाँ, एंड वर्कर्स, आर्टिजन्स यानी श्रमिक, वर्कर्स ही आर्टिजन होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, आर्टिजन। इसमें कलाकार, मूर्तिकार, पेंटर, ये सब भी लोग होते हैं, आर्टिजन्स। ये वर हाईली डिससेटिस्फाइड। और सोसाइटी के जो मिडिल क्लास लोग थे वो क्या चाहते थे? तो हाईली, हाँ हाईली, ठीक है। नाउ दे वांटेड ए चेंज इन द कंट्री सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, वो चाहते थे अब जो देश है उसमें कुछ बदलाव आए। दे वांटेड, मिडिल क्लास लोग क्या चाहते थे? मिडिल क्लास वांटेड ए चेंज। मिडिल क्लास में राइटर आते हैं, कौन आते हैं? जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं। हाँ, ये ठीक है, मारत मिडिल क्लास का ही था। मिडिल क्लास पीपल, थर्ड स्टेट के लोग ही हैं ये।
वांटेड अ चेंज, ठीक है, इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ कंट्री, कि सोसाइटी में ये सब स्टेट वाइज ये सब हट जाए, सोशल चेंज इन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये चाहते थे। ऐसे में जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू और रोस्यू ये सारे राइटर रिवोल्यूशनरी आइडिया के साथ सामने आए, ठीक है, फिलोसफर्स, और उन्होंने लोगों को जागरूक किया। हाँ, ये सब फिलोसफर हैं। सो फिलोसफर जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू एंड ये बीच बीच में बना हुआ है, तो जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, इनके फिगर हमने आपके पास भेज दिए हैं। तो देखो, अगर इनका फोटो नहीं है बुक में भी होना चाहिए, हमने तो भेजा है। ओलंपी डी गॉजस का है, एक फीमेल रिवोल्यूशनिस्ट थी, तो वो है। बाकी और लोगों का, जॉन लॉक का तो नहीं है आपके में, और ना ही मॉन्टेस्क्यू का है। तो उसको फिर जो मैंने भेजा है उससे आप देख लेना, बुक में नहीं दिया है उनके फ़ोटो, आपको मालूम है, हमें तो नहीं दिख रहा है। इनके बस अलग अलग कॉलम दिए हैं राइट में लिखे हुए। अगर आप देखेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या बातें बताई, जॉन लॉक ने और मॉन्टेस्क्यू ने, तो कहीं साइड में आपको कॉलम मिल जाएगा। पेज नंबर इसमें देखिए, दैट इज, पेज में भी मुझको कहीं पता नहीं चल रहा है, बट ये सब मेन लोग थे सोसाइटी में। कौन कौन से लोग थे? जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और, जस्ट होल्ड फॉर ए मिनट तो मैं बता दूं। तो जो हमने भेजा है उसी को देखना है, इसमें नहीं है बुक में कहीं पर भी। रेफरेंस गाइड्स में दिया है और आपकी बुक में नहीं दिया है। ओके, तो इसलिए आप बस जो फ़ोटो हमने भेजी है उसके साथ उसका कॉलम भी भेजा है, उन्हीं में देख लेना। इनके बारे में पूछा जाता है, 2-2 नंबर सबके बारे में पूछा जाएगा, मैं लिखाऊंगा। नाम याद रखिएगा बस, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, इनके बारे में, और रोस्यू, 3 लोग, ये राइटर, मिडिल क्लास के राइटर थे, रिवोल्यूशनिस्ट थे। बोलो। तो राइटर लोगों में तो प्रिंट मीडिया उस समय आ गया था। हाँ, तो सर इनके बारे में सर पेज नंबर 6 पे लिखा गया है। लो, ये बता दिया, कहाँ पे है बताओ। सर पेज नंबर 6 पे नीचे ही देखिए, लास्ट 4 लाइंस में लिखा गया है इनके बारे में। हाँ हाँ, सही है सही है, जॉन लॉक और रोस्यू के बारे में लिखा गया है। तो यहीं पर मॉन्टेस्क्यू के बारे में भी कहीं लिखा होगा, आगे आगे मॉन्टेस्क्यू के बारे में लिखा है। नेक्स्ट पेज पे मॉन्टेस्क्यू के बारे में लिखा है। उन्होंने अपनी बुक लिखी, उन्होंने अपनी बुक लिखी कि स्पिरिट ऑफ लॉ लिखी, ट्रीजरीज ऑफ, दैट इज ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी बताओ? सो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, 2 संधियां ऑफ गवर्नमेंट। That is Rossio. It is the third writer, Rossio. तो रोस्यू ने क्या लिखी? द स्पिरिट ऑफ लॉ। इन्होंने भी एक बुक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी लॉ की आत्मा। नहीं नहीं, यस सर, रोशियो ने इन, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओके लिखा था।
ये लिखी है, सही बात कह रही है। और रोस्यू ने क्या लिखी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नहीं नहीं, ये लिखा नहीं, बस उन्होंने स्टेटमेंट किया है कि बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि ये ये मैंने ऑनलाइन भी देखा था सर। इसको हम चेक करके बताएंगे। इन्होंने कहा द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये तो एक सेंटेंस है, तो हम देख लेंगे तो बता देंगे। तो इन लोगों ने क्या किया बताओ कि enlighten the middle class people with their revolutionary idea, enlightened the middle class people with their revolutionary idea। तो अपने आइडिया से लोगों को एनलाइटन किया, और इसकी वजह से क्या हुआ, लुइस प्लान्ड टू इंक्रीज टैक्सेस इन स्टेट जनरल मीटिंग। उसके बाद ये सब हो ही रहा था कि लुइस 16 ने मीनवाइल लुइस 16 ने प्रपोज कर दिया था स्टेट जनरल मीटिंग में कि हम टैक्स बढ़ाएंगे। तो क्या इनके विचारों को और तेजी नहीं मिल गई? मीनवाइल यानी रिवोल्यूशन के लिए सब कुछ तैयार था, उधर अनाज की कमी, महंगाई बढ़ रही थी, इधर ये लोग आ गए, इन्होंने अपने आइडिया दे दिया, और उधर टैक्स के बढ़ने की चर्चा। तो बोलो क्या ये सारी चीजें फ्रांस के फर्स्ट रिवोल्यूशन के लिए जमीन नहीं तैयार कर रही थी? मीनवाइल, हाँ बोलो। सर विथ देयर के बाद क्या लिखा है? सर ये सब विद देयर रिवोल्यूशनरी आइडिया, अपने क्रांतिकारी विचारों से उसने जो मध्यवर्गीय लोगों को भर दिया था। रिवोल्यूशनरी आइडिया, क्रांतिकारी विचारों से। किसका? दैट इज जॉन लॉक ने क्या लिखा था? ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। द ट्रीटीज और गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के बीच में संधियां। तो द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उस समय सब डायनेस्टी थी, अलग अलग राजशाही परिवार एक से दूसरी जगह संधि करते रहते थे। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, वो हैब्सबर्ग डायनेस्टी की थी, ये बूर्बो डायनेस्टी का था। जर्मनी में अलग डायनेस्टी चल रही थी, सिसलीस की अलग डायनेस्टी थी। तो राजा लोग आपस में संधियां करते थे, और उसकी वजह से लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था, यहाँ से वहाँ उधर। तो इस तरीके से देयर वर द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में, अगर एक टेरिटरी पर दूसरे राजा का, अकबर का पहले शासन रहा, मान लो उसके बाद कोई और शासन करे, तो वहाँ के लोग सफ़र नहीं करेंगे क्या? अब उन्हें नए नियम नहीं मानने पड़ेंगे? तो लोग बहुत सफ़र करते थे। उन्होंने माना था कि एक फिक्स्ड टेरिटरी होनी चाहिए नेशन की, जो न कम हो न ज़्यादा हो, जितनी हो उतनी हो। जैसे भारत, क्या भारत अपने आप का विस्तार करना चाहता है? क्या भारत अब चीन को अपने में मिलाना चाहता है? बोलो, कि नहीं मिलाना चाहता? और क्या भारत चीन को अपनी 1 इंच जमीन दे देना चाहता है? न वो उसकी 1 इंच जमीन लेना चाहता है, न 1 इंच देना चाहता है। तो नेशन का कॉन्सेप्ट है हम जितने हैं उतने ही रहेंगे, और हमारी कॉमन आइडेंटिटी है जो कि हमने, चाइना तो ले लिया, बोलो, तो चाइना तो इंडिया की कुछ ले लिया है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है ना। जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी, जहाँ मोनार्की होगी, वहाँ तो 2 पार्टी भी नहीं है, एक ही पार्टी है। वहाँ पर एक ही पार्टी है, उसी का ही राजा शासन होता है, उसमें बस लोग बदलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी वहाँ यही सब होगा। वो दूसरे की ज़मीन लेगा तो क्या करेगा, इसीलिए चाइना में सब हो रहा है। तो डेमोक्रेसी या जो नेशन का कॉन्सेप्ट है वो न किसी की 1 इंच ज़मीन लेता है न किसी को देता है। तो ये जो ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है इसी पर बेस्ड है। और स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी लॉ की भी एक आत्मा होती है, लॉ एक जीवंत है, लॉ में बहुत पावर होती है। तो स्पिरिट का मतलब आत्मा। बात समझ में आ गई? तो मॉन्टेस्क्यू ने लोगों को इस तरीके से जागृत किया। और देयर विल बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लोगों में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपुल। ये उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है, हमने तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, अब तुम मेरे लिए अच्छा करो। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? आप क्यों बनाते हो? किसी को क्यों वोट देते हो कि वो अब अच्छा करे? तो एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना।
तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो मीनवाइल, क्या डीड भी बोल सकते हैं। मीनवाइल लुई 16 प्रपोज्ड टैक्सेस। लुई 16 ने क्या किया, ठीक है, प्रपोज्ड इंक्रीज इन टैक्स, ठीक है, इन असेंबली ऑफ जनरल स्टेट्स। तो जो भी उसने असेंबली बुलाई थी उसमें उसने ये प्रपोजल रख दिया, असेंबली ऑफ जनरल स्टेट्स। दिस ऑल प्रिपेयर्ड ए ग्राउंड फॉर फ्रेंच फर्स्ट रिवॉल्यूशन। 3 बार उन्होंने रिवॉल्यूशन किए लोगों ने, तब जाके उन्हें आज़ादी मिली है। दिस प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर फ्रेंच, और पहली जो रिवॉल्यूशन थी वो बास्तील जेल पर आक्रमण था, फ्रेंच फर्स्ट रिवॉल्यूशन, जिसने पूरे यूरोप और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि लोगों में भी इतनी हिम्मत आ सकती है कि वो राजा के जेल पर आक्रमण कर दें। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। तो वो जो